देखिए, द्विवेदी युग जिनके नाम पर चला उन्हीं का परिचय अब हम पढ़ रहे हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। और द्विवेदी युग का जो काल आपको पता है 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। उसके पहले कौन सा युग चला था? भारत युग चला। आइए आप आज हम द्विवेदी जी के का परिचय पढ़ते हैं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर इस युग को क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग कहा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का था, इसीलिए इस युग को द्विवेदी युग नाम दिया गया है। अब द्विवेदी से ध्यान रखना, हजारी प्रसाद मत लगा देना, महावीर प्रसाद। अब देखिएगा परिचय फिर और पढ़ेंगे आगे। इनका जन्म 1864 ईस्वी में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864, कब? 1864 में ग्राम दौलतपुर, ग्राम और जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1864 दौलत रायबरेली, ठीक है। आगे देखिए आप, इन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। कहीं कहा जाता है कि कोई कर्मचारी से इनकी बहस हो गई थी, झगड़ा हो गया था, इस कारण इन्होंने रेलवे की नौकरी को छोड़ दिया और 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? 1903 से 1920, इसके पहले ही स्थापित हो चुकी थी सरस्वती पत्रिका, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से इसका संपादन करना शुरू किया था? तो आप याद रखेंगे 1903 से 1920। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 ईस्वी तक, 1903 से 1920 ईस्वी तक, बिल्कुल याद रखिए आप। आगे देखिए आप, द्विवेदी जी का साहित्यिक अवदान इनके लक्ष्य खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में अधिक माना जाता है। देखा आपने कि इसके पहले, इस युग के पहले ब्रजभाषा प्रयोग में आ रही थी, लेकिन साहित्य के रूप में, काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किसको? खड़ी बोली को करने का सबसे ज्यादा अधिक श्रेय किसे दिया जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली का परिष्कार किया। परिष्कार मतलब उसमें संशोधन किए, कई सारे सुधार किए खड़ी बोली में। किसके माध्यम से? सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली का परिष्कार किया था? सरस्वती पत्रिका, इंपोर्टेंट, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। आगे देखिए, द्विवेदी जी खड़ी बोली हिंदी के प्रतिष्ठापक अथवा परिष्कारक माने जाते हैं। भाई, खड़ी बोली हिंदी का प्रतिष्ठापक या परिष्कारक कौन माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। काफी संशोधन किए इन्होंने। द्विवेदी जी की प्रेरणा से अयोध्या सिंह उपाध्याय नरियोल, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर आदि रचनाकारों ने ब्रज भाषा के स्थान पर, किस भाषा के स्थान पर? ब्रज भाषा के स्थान पर किस भाषा में? खड़ी बोली में। देखो क्या, काव्य रचना, कविताएं तो अभी खड़ी बोली में भी लिखी जाती है ना। हाँ, तो खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ करना शुरू किया इनकी प्रेरणा से। किन किन कवियों ने? देखो, हरिवंश जी, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर आदि ने, कई सारे रचनाकारों को, कवियों को इन्होंने प्रेरणा दी और इन सबसे कहा कि आप ब्रज भाषा की बजाय आप सीधी सरल खड़ी बोली में लिखें, ताकि जनता, जो जन सामान्य के लोग हैं, वो भी उसको समझ सके। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी भाषा को बिल्कुल सरल सरल शब्दों में कहा करते थे, बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग करते, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कविता के भाव को समझ सके। तो काव्य में खड़ी बोली को शुरू करने वाले या उसके लिए लोगों को प्रेरित करने वाले कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी में आगे देखिए आप कि द्विवेदी जी का योगदान एक संपादक के रूप में तो अधिक है और रचनाकार के रूप में कम है। ये ध्यान रखना है आपको। भाई, इन्होंने संपादन किया था सरस्वती पत्रिका का, तो संपादक के रूप में ज्यादा योगदान है इनका हिंदी साहित्य में, जबकि रचनाकार के रूप में कम है। इनकी रचनाएं तो आपको ज्यादा नहीं, लेकिन संपादक के रूप में ज्यादा योगदान। ये पूछा जा सकता है, मान लीजिए वो आपको ये लाइन दे दे कि द्विवेदी जी का योगदान एक संपादक के रूप में यहाँ खाली स्थान है ना, और रचनाकार के रूप में यहाँ खाली स्थान, उचित शब्द का चयन कीजिए। कम ज्यादा बराबर कुछ भी दे सकता है, बहुत टैलेंटेड होते हैं। याद ध्यान रखिए, संपादक के रूप में तो ज्यादा। कैसे याद रखेंगे? स से संपादक, स से सरस्वती पत्रिका,
संपादन किया था 1903 से 1920 तक, ठीक है। और रचनाकार के रूप में कम, क्योंकि रचनाएं कम ही मिलेगी, इसे ध्यान करके। अब देखो आप इनके निबंध संग्रह हैं, कौन कौन से हैं? अद्भुत आलाप, साहित्य शिखर, रसज्ञ रंजन और साहित्य संदर्भ। दो तो साहित्य हैं, एक अद्भुत है और एक रसज्ञ रंजन है। तो देखिए अद्भुत आलाप, साहित्य शिखर, रसज्ञ रंजन और साहित्य संदर्भ, ये किसके निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखो इनको आप नॉर्मली चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि असा रसा, असा रसा कौन? महावीर। ये ट्रिक बना सकते हो आप, असा रसा महावीर, असा रसा महावीर, ट्रिक भी नॉर्मल है। असे अद्भुत आलाप, सा से साहित्य शिखर, दूसरे र से रसज्ञ रंजन और सा से साहित्य संदर्भ। तो असा रसा महावीर। आगे देखिए तीन पुस्तकें, एक तो महिला मोद, संपत्ति शास्त्र, एक आध्यात्मिक। पूछा गया है कि ये किससे संबंधित, पहले एक प्रश्न आ चुके हैं। तो आपको ध्यान रखें कि महिला मोद तो महिलाओं के लिए उपयोगी पुस्तकें, तो ये तो इससे अपने को आराम से याद रहता है, ठीक है। संपत्ति शास्त्र अर्थशास्त्र से संबंधित, तो सीधी सी बात है संपत्ति और अर्थ का मतलब भी क्या होता है? धन होता है। तो संपत्ति, शास्त्र शास्त्र भी रख सकते हो आप। संपत्ति का मतलब तो अर्थ यानी कि धन, और शास्त्र यानी शास्त्र शास्त्र है। तो संपत्ति शास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से। आध्यात्म की किससे है? दर्शन से। तो यहाँ से भी ध्यान रखो, अध्यात्म मतलब दर्शन ही होता है और क्या। तो आध्यात्म की किससे संबंधित है? इनकी पुस्तक दर्शन से। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। समालोचना क्या होती है? समान रूप से आलोचना करते ना, पहले आलोचना नहीं क्या करते थे, समान रूप से यानी कि दूसरे कवियों की जो कमियां हैं, जो बातें, उनकी आलोचना करना, उनको बताना भाई इसमें ये संशोधन करना चाहिए। तो इस प्रकार के इन्होंने कई परिष्कार किए हैं, जो कमियां थी उनको बताया है और उनमें कई सुधार भी किए हैं। तो हिंदी में समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। किसे दिया जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, जो इन्होंने निबंध लिखा था अपने पाठ्य पुस्तक में भी है। वो निबंध सर्वप्रथम 1914 सितंबर 1914 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? पढ़े लिखों का पांडित्य। यहाँ दो प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो आप ध्यान रखें कि ये स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का जो निबंध है ये सितंबर 1914 में प्रकाशित हुआ। तो आपको तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ? सितंबर 1914। किस शीर्षक से हुआ था? पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से। अब किस में प्रकाशित हुआ था? सीधी सी बात है, सरस्वती में संपादन करते थे और जो भी लिखा करते थे वो इनका सरस्वती में ही प्रकाशित होता था, अधिकतर इनकी रचना है। तो तीन प्रकार से करके देखो, ये कब हुआ? सितंबर 1914। किस शीर्षक से और किस पत्रिका में? अब आगे देखो इसी चीज को कालांतर में यानी कि बाद में यही निबंध महिला मोद पत्रिका में, बाद में आगे जाकर दूसरी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है महिला मोद। और उसमें किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसी शीर्षक से हुआ। लेकिन सरस्वती में ये इस शीर्षक से हुआ था, पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से। ध्यान रखना है थोड़ा सा अंतर आपको। निबंध है पढ़े लिखों स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, सबसे पहले सितंबर 1914 में प्रकाशित हुआ था पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से सरस्वती पत्रिका में। लेकिन यही निबंध बाद में महिला मोद पत्रिका में स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन नाम से प्रकाशित हुआ। दोनों ध्यान रखना, ठीक है। इस पत्रिका में तो इसी नाम से। तो देखो यहाँ ध्यान रखना, महिला मोद में स्त्री आ गई है ना, और जबकि यहाँ देखो आप सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य से हुआ। ये ध्यान रखना, ये लिंक बना लेना जिससे आपको पता चल जाए। द्विवेदी जी ने बेकन, ये निबंधकार हैं, बेकन के निबंधों का बेकन विचार रचनावली शीर्षक से क्या किया था? हिंदी अनुवाद। डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन कि बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर देखिए आप, इन्होंने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से, ये दूसरा नाम था इनका, छद्म यानी छिपा हुआ नाम था एक तरह से, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से भी लेखन किया था। और लास्ट आता है कि इनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली में कितने खंडों में? 15 खंडों में प्रकाशित है। यह हुआ अपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का
परिचय और इसके साथ ही द्वितीय युग भी कंप्लीट हो गया।